हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स, जो है 18 से लेकर 20 तारीख तक की। सरकार ने आस्क आवर एक्सपर्ट सीरीज शुरू की है। ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा इससे। भारत में सरकारी योजनाओं को नागरिकों से सीधे जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY ने आज शनिवार 18 अक्टूबर को लाइव सीरीज आस्क आवर एक्सपर्ट्स की शुरुआत की। यह एपिसोड डिजी लॉकर भारत की डिजिटल दस्तावेज वॉलेट के फीचर्स और उसके फ़ायदे पर केंद्रित रहा। इस एपिसोड को डिजिटल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया गया। आस्क आवर एक्सपर्ट्स एक साप्ताहिक लाइव कार्यक्रम है जिसमें नागरिक सीधे सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं और डिजिटल इंडिया के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जान सकते हैं। विजया राहटेकर बनी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विजय राहटेकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे वर्ष 2016 से 2021 तक महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की भी अध्यक्ष रही हैं। मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को जारी प्रेस नोट के मुताबिक राहटेकर को इस पद पर 3 साल या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है। वे आयोग की नवीं अध्यक्ष रहेंगी। राहटेकर भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं। महाराष्ट्र महिला आयोग में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सक्षमा एसिड अटैक पीड़ितों के लिए सहायता, प्रज्वला स्वयं सहायता समूह को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ना और सुहिता महिलाओं के लिए 24x7 हेल्पलाइन सेवा जैसी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की थी। उन्होंने पॉक्सो एक्ट, 3 तलाक विरोधी सेल और मानव तस्करी विरोधी इकाइयों जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कानूनी सुधारों पर भी काम किया। उन्होंने डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए और महिलाओं के मुद्दों को समर्पित साध नामक एक प्रकाशन शुरू किया। भारतीय प्रवासियों सेवा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, राष्ट्रपति मुर्मू ने ये बात बोली है। 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के अंतिम चरण में मालवी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत के बाहर रह रहे अपने देशवासियों को कल्याण करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनकी सरकार भारतीयों की चिंता को दूर करने और उनकी सुरक्षा, कल्याण और उन्नति सुनिश्चित करने के लिए विश्व में अपने सहयोगियों के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत आपसी विश्वास, समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों पर आधारित अफ्रीकी महाद्वीप के साथ अपनी साझेदारी को महत्व देता है। अफ्रीका के साथ सहयोग का हमारा मॉडल स्थानीय संसाधन का उपयोग करने और क्षमता निर्माण का है। यह अफ्रीका की आवश्यकताओं की प्राथमिकता पर आधारित है। जीतन राम मांझी ने दिल्ली हाट में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्री MSME जीतन राम मांझी ने बीते शुक्रवार को INA दिल्ली हाट में विशेष खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी पूरे देश में चल रहे खादी महोत्सव का हिस्सा है जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत विजन को बढ़ावा देना है। यह 31 अक्टूबर तक चलेगा जिसमें पूरे भारत से खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की जा रही है। इस आधार पर खादी और ग्रामोद्योग KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार भी उपस्थित रहे। उद्घाटन कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री मांझी ने सभी नागरिकों से अधिक खादी और स्थानीय उत्पाद खरीदने का आग्रह किया। उन्होंने खास तौर पर दिल्ली के लोगों से अपील की कि वे इस प्रदर्शनी में आकर त्योहारों की खरीदारी करें और खादी उत्पाद खरीदकर ग्रामीण कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, साथ ही देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखना है। प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी में 1300 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां वे लगभग 1300 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने पुष्टि की कि PM मोदी वाराणसी से 23 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को देश भर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए धन्यवाद दिया। यह प्रतिक्रिया उस समय आई जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जिसकी लागत 2642 करोड़ रुपए है। यह परियोजना क्षेत्र में रेल बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में कर्मयोगी सप्ताह का करेंगे शुभारंभ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार 19 अक्टूबर को कर्मयोगी सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि मिशन कर्मयोगी को सितंबर 2020 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भविष्य के लिए एक ऐसी सिविल सेवा का निर्माण करना है जो भारतीय मूल्यों और वैश्विक दृष्टिकोण के अनुरूप हो। नेशनल लर्निंग वीक, जिसका लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों की व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता को बढ़ाना है। इसका लक्ष्य एक सरकार की भावना पैदा करना है जिसके तहत सभी को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ना और जीवन भर सीखने की आदत को बढ़ावा देना है। इस सप्ताह के दौरान सभी कर्मयोगी विभिन्न तरीकों से सीखने में हिस्सा लेंगे। प्रत्येक कर्मयोगी कम से कम 4 घंटे का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होगा, जिसमें आई गॉट इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पर विभिन्न भूमिका का आधारित पाठ्यक्रम, वेबिनार और प्रसिद्ध विशेषज्ञों द्वारा मास्टर क्लास भी शामिल होंगे। ब्रिक्स देशों की बैठक से पहले रूसी राष्ट्रपति का बयान, कहा रूस में भारतीय फिल्में सबसे अधिक लोकप्रिय। रूस में ब्रिक्स देशों की बैठक होने जा रही है। उससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनका देश रूस अपने यहाँ भारतीय फिल्मों का प्रचार प्रसार करना चाहता है। भारतीय फिल्में पहले से ही रूस में काफ़ी लोकप्रिय हैं। हमारे पास भारतीय फिल्में दिखाने वाला एक विशेष टीवी चैनल है। मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होंगी ब्रिक्स देशों की फिल्में। दरअसल ब्रिक्स देशों के बड़े मीडिया हाउस के नेतृत्वकर्ताओं को संबोधित करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस में भारतीय फिल्में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। हमारे पास एक विशेष टीवी चैनल है जिस पर भारतीय फिल्में 24 घंटे दिखाई जाती हैं। हमें भारतीय फिल्मों में बहुत रुचि है। हमने ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है। इस साल मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ब्रिक्स देशों की फिल्मों का पेश करेगा। हम सकारात्मक हैं कि भारत फिल्मों की रुचि चलते हम कुछ सामान्य आधार तलाशेंगे और उन्हें रूस में बढ़ावा देंगे। उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में भी भारत से सहयोग बढ़ाने की बात की और कहा कि वे इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अब जल्द शुरू करेगा नियमित अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण। कोर्ट अब नियमित अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सभी बेंचों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की सुविधा के लिए एक ऐप के जरिए परीक्षण किया जा रहा है। संवैधानिक पीठ में होने वाली सुनवाई का होता है सीधा प्रसारण। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पीठ में होने वाली सुनवाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। आज परीक्षण के तौर पर सभी बेंचों की सुनवाई का परीक्षण किया गया। इससे पहले 27 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच की सुनवाई का पहली बार सीधा प्रसारण किया गया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस यूयू ललित ने सभी जजों के साथ हुई बैठक में संविधान बेंच की सुनवाई का सीधा प्रसारण करने का फैसला किया था। केंद्र सरकार समावेशी प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध। दूरसंचार विभाग डीओटी भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली में गुरुवार को ITU WTSA में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। यह दूरसंचार मानकीकरण के क्षेत्र में लैंगिक विविधता को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित था। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU-T के दूरसंचार मानकीकरण क्षेत्र के नेतृत्व में विशेष कार्यक्रम द नेटवर्क ऑफ वुमेन स्टैंडर्ड्स ने STEM और मानकीकरण में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने हेतु प्रतिबद्ध को रेखांकित किया। महाराष्ट्र चुनाव में वित्तीय कदाचार रोकने के लिए आयकर विभाग ने स्थापित किया नियंत्रण कक्ष। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों के दौरान धनबल के दुरुपयोग को रोकने के लिए 24/7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। विभाग ने लोगों से इस राज्य में होने वाले काले धन की शिकायत करने की अपील भी की है। आयकर विभाग ने एक्स पोस्ट पर एक बयान में कहा कि आयकर विभाग महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान धनबल के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और चुनाव की शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से आयकर विभाग मुंबई में चुनाव व्यय निगरानी तंत्र स्थापित किया है। वित्तीय कदाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप अथवा ईमेल पर भी दे सकते हैं। आयकर विभाग के मुताबिक यह आदर्श आचार संहिता लागू होने तक चालू रहेगा और इसका उद्देश्य लोगों को चुनाव प्रचार के उद्देश्यों में उपयोग की जाने वाली नकदी और कीमती वस्तुओं के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम बनाना है। कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर में आदिवासी कलाकारों को बाहरी समाज से जोड़ने का अवसर। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, संकला फाउंडेशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के सहयोग से नई दिल्ली में 4 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम
फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर के दूसरे संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। प्रदर्शनी का उद्देश्य आदिवासी समुदायों के संरक्षण के सिद्धांतों को पहचानना और इन समुदायों और पर्यावरण के बीच सह अस्तित्व संबंधों को उजागर करना है। यह प्रदर्शनी आदिवासी कलाकारों को बाहरी समाज के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। इस अवसर पर हिडन ट्रेजर्स इंडियाज़ हेरिटेज इन टाइगर रिजर्व्स नामक पुस्तक और बिग कैट पत्रिका का विमोचन किया गया। गृह मंत्रालय की अपील विचाराधीन कैदियों को राहत देने के लिए लागू करे BNS 2023 की धारा 479। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 479 को जल्द से जल्द लागू करें, ताकि विचाराधीन कैदियों, विशेष तौर से पहली बार अपराध करने वाले को राहत दिया जा सके। इस धारा के तहत ऐसे कैदियों को जमानत पर रिहा किया जा सकता है जिन्होंने जेल में काफ़ी समय बिता लिया है। BNS की धारा 479 जो 1 जुलाई 2023 से लागू हुई है, इसके मुताबिक जिन कैदियों ने अपने अपराध के लिए तय अधिकतम सजा के आधे समय तक जेल में समय बिता लिया है, वे जमानत के पात्र होंगे। वहीं पहली बार अपराध करने वालों के लिए यह अवधि घटाकर 1/3 कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने जेल अधिकारियों से अपील की है कि वे ऐसे पात्र कैदियों की जमानत के लिए आवेदन और राष्ट्रीय प्रिजेंस पोर्टल का उपयोग कर उनकी निगरानी करें। इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।